ये आवाज़ सुन रहे हैं आप? फ़र्ज़ कीजिए कि रात के गहरे सन्नाटे में, अकेले घर में, जब आप पानी पीने के लिए बिस्तर से उठें तो दूसरे कमरे से आपको यह आवाज़ सुनाई दे। आप झांक के देखते हैं तो पाते हैं कि दूसरे कमरे में रखी वो गोल हाथों वाली, आगे पीछे डोलने वाली एक रॉकिंग चेयर लगातार हिल रही है। क्या करेंगे आप ऐसे में? ये कहानी है ऐसी ही एक रॉकिंग चेयर की, जिसने मुझे बताया कि मौत जिंदगी की रोशनी का अंत नहीं, मौत के बाद के अंधेरे की एक नई शुरुआत है। नमस्कार, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। कुछ महीनों पहले की बात है, मैंने एक सेकंड हैंड रॉकिंग चेयर खरीदी। वो होती ना एक कुर्सी जिस पर आप बैठकर आगे पीछे हिलते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। वो कुर्सी थी भी बहुत अच्छी, बहुत बारीक नक्काशी थी उस पर, घुमावदार हत्थे थे उस पर, बहुत कंफर्टेबल भी थी। मैंने एक दुकान से खरीदी थी जो सेकंड हैंड सामान बेचता था, इसलिए बहुत सस्ती भी मिल गई थी मुझे। हालांकि मेरी पत्नी उसे देखकर बहुत खुश नहीं थी। उसका कहना था कि पता नहीं यार, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये काफ़ी पुरानी है। उसने कहा कि तुमने जिससे ये खरीदी है वो तो कोई दुकानदार है ना जी, जो कि ऐप पर सामान खरीदता है, पुराने सामान। पता नहीं उसने ये किससे खरीदी होगी, न जाने कौन कौन इस कुर्सी पर बैठा होगा। उसने कहा कि मुझे किसी के इस्तेमाल की हुई चीज़ों को घर में रखना अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा यार, क्या कैसी बातें कर रही हो तुम भी, पुरानी थोड़ी है, इसे एंटीक कहते हैं। और किसकी ऐसे का क्या मतलब है? चीज तो उसकी होती है ना, जो उसकी रकम देता है। अब मैंने दिए तो ये मेरी हो गई। वो मेरा दिल रखने के लिए थोड़ा सा मुस्कुराकर चली गई। मैंने अपनी 9 साल की बेटी सबीहा के साथ कुर्सी को ड्राइंग रूम में रख दिया। पास में एक एक्वेरियम था, उसी के साथ तिरछी करके रख दी। किनारे वाली पर एक मेज भी लगा दी, और एक पुराना गुलदान था जो मेरी और मेरी पत्नी शाहीन की शादी की तस्वीर के आगे रखा हुआ था, उसे भी स्टूल पे सजा दिया। सबीहा मेरी बेटी को वो कुर्सी बहुत पसंद आई। उसने तो कुर्सी को झूला ही बना लिया था। वो अपनी गुलाबी फ्रॉक पहने हुए अपने पैरों को फैलाए आगे पीछे होती तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट खिलने लगती। वो रॉकिंग चेयर अब हमारे घर का एक हिस्सा बन गई थी। शुरू शुरू में तो मैं भी शौकिया तौर पर शाम को ऑफिस से आने के बाद कुछ देर उस कुर्सी पर बैठता था और सुबह वाला अखबार पढ़ता था। एक बार मेरा एक शाम की बात है कि मेरा फ़ोन बजा। मैंने फ़ोन उठाया, कान पे लगाया। गांव से अम्मी का फ़ोन था। कहने लगी, हेलो, कैसे हो, सब ठीक तो है? बेटा, वो सबीहा को देखने का बड़ा मन कर रहा था। कई दिनों से सोच रही थी कि तुमसे कहूँगी, लेकिन अम्मी ने कहा तो मैंने जवाब दिया, हाँ, वो भी आपको बहुत याद करती है, कहती है कि मुझे नानी के पास जाना है। अभी थोड़ी देर पहले यहीं बैठी थी, शायद होमवर्क करने के लिए गई हुई है अपने कमरे में। अम्मी कुछ देर खामोश रहीं, फिर अपनी टूटती आवाज़ में बोली, बेटा, कुछ दिनों से जी बहुत घबरा रहा है, बहुत याद आती है तुम लोगों की। वक्त मिले तो आ जाओ, कुछ दिन मुझे यहाँ लेने ही आ जाओ, तुम्हारे साथ कुछ दिन वहाँ। हाँ, मैं देखता हूँ अम्मी, क्या हो सकता है। अभी तो ऑफिस में काम इतना है कि फुर्सत ही नहीं है, लेकिन आऊँगा। खैर, और बताइए, सब ठीक है? उन दिनों ऑफिस में वाकई काम था। सुबह से शाम कब हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। मैं अपनी थकान घर आकर उसी कुर्सी पर बैठ के निकालता था। लेकिन एक रोज कुछ अजीब हुआ। एक सुबह जब मैं नाश्ता कर रहा था तो सबीहा ने मुझसे कहा, पापा, आप उस कुर्सी पर मत बैठा कीजिए। मैंने मुस्कुराकर कहा कि क्यों? तो उसने कहा, वो कुर्सी रात में अपने आप हिलती है। सबीहा की बात सुनकर ब्रेड पर मक्खन लगाते हुए मेरे हाथ रुक गए। मैंने उसका चेहरा देखा। उसके चेहरे पर खौफ था, और ऐसा खौफ मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सबीहा, क्या हुआ? अरे वो बस एक रॉकिंग चेयर है बेटा, वो तो हिलती है।
मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तो उसने ना में सर हिलाया। नहीं पापा, मैं रात में वॉशरूम जाने के लिए उठी तो मैंने देखा वो अपने आप हिल रही थी, जैसे जैसे उस पर कोई बैठा हो। मैंने उसके सहमे हुए चेहरे को गौर से देखा। अब मुझे समझ में आ रहा था कि वो इतने दिनों से डरी डरी सी सहमी सी क्यों रहती थी। उसे कोई वहम हो गया था। मैंने उसे समझाया कि हवा की वजह से वो कुर्सी रात में हिलती होगी। मैंने उसे समझाया। उसी वक्त पे शाहीन आ गई पराठे लेकर, कहती, छोड़ो ये सब बताओ, स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं आजकल। मैंने उसकी बात बदल दी। मैं नहीं चाहता था कि शाहीन को भी कुछ फितूर हो जाए। वो पहले ही घर में पुराना सामान लाने के हक में नहीं थी। खैर, मैं ऑफिस पहुंच गया, लेकिन ऑफिस पहुंचने के बाद भी मुझे सबीहा का वो डरा हुआ मासूम चेहरा बार बार याद आता रहा। मैंने उसे फोन करके समझाया भी और कहा भी कि ठीक है, अब मत डरना, तुम तो स्ट्रॉन्ग गर्ल हो ना। उसने कहा। मुझे कुछ सुकून आया। दफ्तर से लौटते वक्त मैंने उसके लिए उसके पसंदीदा उसकी कुछ चॉकलेट्स वगैरह भी खरीदी ताकि वो कुछ नॉर्मल हो। मैं घर पहुंचा, उसने मुझे बताया गया कि मम्मी का फ़ोन आया था। मैंने शर्ट चेंज करते हुए शाहीन को कहा, हाँ मुझे भी आया था, कह रही थी कि यहाँ आना चाहती हैं कुछ दिन के लिए। मेरे बैग से टिफ़िन निकालते हुए शाहीन ने मेरी तरफ देखकर कहा, सही तो कह रही हैं, वहाँ गांव में अकेली हैं, दिल घबराता होगा, ले आओ उन्हें। मैं थोड़ा झल्ला गया इस बात से। मैंने कहा, अरे तुमने तो कह दिया कि ले आओ उन्हें, छुट्टी मिलेगी गांव जाने के लिए। मजाक समझते हो तुम लोग। फिर दूसरे कमरे में जाते हुए बॉस को कोसा और जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए मुझे बार बार फोन पर सुनी अम्मी की आवाज याद आ रही थी। कितनी तड़प और बेचारगी थी उसमें। काश मैं वाकई जाकर अम्मी को ला पाता अपने पास। लेकिन जिंदगी वक्त के कांधों पर ख्वाहिशों के जनाजे के अलावा और क्या है। रात को 3 बजे जब मेरी आंख खुली तो न जाने कौन सा सपना देखा था मैंने। गला सूख रहा था। मैं उठा तो देखा कि शाहीन करवट लेकर दूसरी तरफ मुंह किए थी। मैंने साइड टेबल पर रखा जग उठाया और सीधे मुंह से लगाकर पानी गटकने लगा, लेकिन तभी मेरे कानों में एक आवाज पड़ी। मैं चौंक गया। ये कैसी आवाज है? आवाज ड्राइंग रूम से आ रही थी। मैं बिस्तर से उठा और नंगे पैर ड्राइंग रूम की तरफ चल दिया। मैंने अपना दरवाजा आहिस्ता से सरकाया, लेकिन गहरी खामोशी में वो भी चर की आवाज के साथ खुला। मैं ड्राइंग रूम में पहुंचा। अंधेरा था। मैंने गौर से उस रॉकिंग चेयर की तरफ देखा तो मैं कांप गया। ऐसा लगा जैसे अंधेरे में कोई धुंधला सा साया कुर्सी से उठा और कुर्सी के पीछे जाकर बैठ गया। कुर्सी अभी भी हिल रही थी। हाथ पैरों में एक अजीब सी झंझनाहट हो रही थी, जैसे नसों में बहता हुआ खून जमने लगा। दिल बैठने लगा था। उस घुप अंधेरे कमरे में बाहर से आती वो धुंधली रोशनी में एक साया मेरे सामने से उठकर कुर्सी के पीछे जाकर बैठा था। वो अब भी कुर्सी के पीछे था। मैंने आवाज लगाई, कौन है वहां पर? कौन है? मैंने फंसते हुए गले से पूछा। धुंधली रोशनी में मैंने देखा कि एक चेहरा कुर्सी के पीछे से झांक रहा था। बदन में कंपकपी होने लगी। मैंने जल्दी से लाइट जलाई तो सब कुछ गायब। अब वहां कोई नहीं था। डरते डरते मैंने कुर्सी के पास जाकर मुआयना किया। मैंने गहरी सांस ली और मैं अपने वहम पे हैरान हुआ। खैर, मैंने लाइट दोबारा बंद की और वापस बेडरूम की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी फिर से वही आवाज सुनाई थी। मैं और से उस आवाज को सुनने लगा। इस बार फिर से मेरे कदम रुक गए। पलट कर देखा तो एक कुर्सी पर एक साया आगे पीछे हो रहा था। वो कद काठी से कोई बूढ़ी औरत लग रही थी, जिसके कंधे से लटकते हुए सफेद बाल अंधेरे में चमक रहे थे।
कुर्सी पर आगे पीछे होने पर वो चर चर की आवाज कमरे में गूंज रही थी। अचानक कुर्सी की आवाज बंद हुई। वो औरत आहिस्ता से उठ खड़ी हुई और मेरी तरफ बढ़ने लगी, आहिस्ता आहिस्ता। मैं घबरा गया और मेरे गले से आवाज निकली, अब शाहीन, शाहीन। मैंने आवाज लगाई और मेरे होश खोने लगे और मैं बेहोश हो गया। होश आया तो मैं बिस्तर पर था। सुबह हो चुकी थी और शाहीन और सबीहा का परेशान चेहरा मेरे सामने था और हमारे पड़ोसी डॉक्टर थे, डॉक्टर मित्रा, वो मेरे सामने खड़े हुए थे। मैंने महसूस किया कि मेरी हथेली शाहीन के हाथों में थी। उसकी आंखें बह रही थीं। कैसे हैं आप? उसने आंख पोंछते हुए पूछा। तो रात का पूरा मंजर मेरी आंखों के सामने किसी तेज रफ्तार फिल्म की तरह कौंध गया। उसे याद करके जिस्म के रोए खड़े होने लगे। अब कुछ नहीं, वो सर घूमने लगा था, वो पानी पीने के लिए उठा था, ग्लास नहीं था, मैं किचन की तरफ जा रहा था, तभी शायद चक्कर आ गया। मैंने बनावटी हंसी हंसते हुए कहा तो शाहीन ने ऊपर देखते हुए कहा कि ऊपर वाले का शुक्र है। लेकिन मेरे बगल में बैठी सबीहा मुझे शक से घूर रही थी। हमारी नजर टकराई तो मैंने अपनी नजर फेर ली। कुछ तो था उस कुर्सी में। जो मैंने देखा वो सिर्फ मेरा वहम नहीं था। इस कुर्सी पे कोई राज था जो मुझे हर हाल में पता लगाना था। मैंने उस शख्स को फोन किया जिससे मैंने वो कुर्सी खरीदी थी। उससे बात की मैंने। उस शख्स ने पहले तो मुझसे ये पूछा कि मैं क्यों जानना चाहता हूं। मैंने कहा कि मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूं। तो उसने कहा कि वो तो कई अलग अलग जगहों से पुराना सामान खरीदता है और फिर वो सामान एक जगह बेचता है, तो ये तो पता करने में वक्त लगेगा कि वो कुर्सी दरअसल किसकी थी और कहां से आई, क्योंकि वो किसी ऐप का इस्तेमाल भी करता था। तो लिहाजा मैंने सोचा कि चलो कुछ दिन इंतजार करते हैं। लेकिन जब भी मैं उस रॉकिंग चेयर को देखता था तो मुझे शाहीन की वो बात याद आती थी, पता नहीं किसकी कुर्सी है ये। उस रात जो मैंने देखा था उसका एक एक पल मेरे जहन में कैद था। वो कोई वहम नहीं था, वो कोई बूढ़ी औरत ही थी जो मेरी तरफ बढ़ रही थी। कौन थी वो पता नहीं, लेकिन वो मंजर याद करते हुए खून जमने लगता था। बहरहाल कुछ दिन गुजरे कि मेरे लिए एक और मुसीबत खड़ी हो गई। शाहीन की अम्मी की तबीयत खराब हो गई। उसे कुछ दिन के लिए अपने घर जाना था। मैं चाहता था कि वो रुक जाए, ना जाए, लेकिन मैं कह नहीं पाया। खैर, मैं उसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ आया और ये सब बोल कर कि खाने का ख्याल रखना और देर तक मत जागना, मैं फोन करूंगी। वो चली गई। जाते जाते सबीहा 1 मिनट के लिए रुकी और उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और कुछ इशारा करते हुए उसने नाम में सर हिलाया। वो कहना चाह रही थी कि आप उस कुर्सी पर मत बैठना। बहरहाल अकेली रात उस घर में कयामत सी महसूस होती थी। वही घर जहां मैंने बरसों बिताए थे अब किसी खौफनाक खंडहर सा लगता था। अपने कमरे में दोनों चटकनियां लगाकर मैं सोता था, हर आहट पर चौंक जाता था। और ऐसी ही थी वो भयानक रात। 2:30 बजे तक बारिश हुई थी। बीच बीच में बिजली चमक उठती थी। अपने कमरे में दुबका हुआ मैं चुपचाप पड़ा हुआ था कि अचानक दूसरे कमरे से फिर वही चर चर की आवाज आने लगी। मैं घबरा के उठा, गौर से सुना तो किसी औरत की सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। बंद दरवाजे के नीचे की जो थोड़ी सी जगह होती है जहां से रोशनी आती है, वहां से मैंने झांक कर देखा। बंद दरवाजे के नीचे की थोड़ी सी जगह से रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने पूरी हिम्मत जुटाई और दरवाजे के की होल से झांक कर ड्राइंग रूम में देखा। जो देखा वो देखकर मेरे खून में चिंगारियां दौड़ने लगी। एक सफेद पोश बूढ़ी औरत चेहरे पर छुर्रियां सजाए कुर्सी पर बैठी आगे पीछे हो रही थी। लाल लहू की 2 लकीरें उसकी आंखों से होती ही उसके गालों पे बह रही थी और उसकी सिसकियां धीरे धीरे आवाज में बदलने लगी। वो रो रही थी।
जैसे किसी को याद कर रही हो। बिजली की चमक उसके चेहरे पर पड़ती तो सामने उसे देखकर जिस्म कांपने लगता। वो अचानक से उठी और उसने मेरी तरफ अपने दोनों हाथ फैला दिए, जैसे जैसे कुछ मदद मांग रही हो। फिर वो अचानक की होल की तरफ बढ़ने लगी। मैंने देखा कि कंकाल के चेहरे वाली वो सफेद बाल वाली औरत झुककर हाथ फैलाए की होल की तरफ बढ़ रही थी। वो मंजर ऐसा था जो एक बार देख ले वो आखिरी सांस तक ना भूल पाए। मैं झटके से पीछे हुआ और फर्श पर गिरकर बदहवासी में चिल्लाने लगा। मेरी आवाज सुनकर कुछ पड़ोसी दरवाजा खटखटाने लगे। अचानक दरवाजे के नीचे से वो जो रोशनी आ रही थी वो गायब हो गई थी। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला तो रॉकिंग चेयर पर कोई नहीं था। तब तक पड़ोसी आ गए थे। क्या हुआ भाई साहब, क्या हो रहा था, वो सब पूछने लगे जो आमतौर पर लोग ऐसे पूछते। उन्होंने मुझे संभाला। मैंने उन्हें बताया कि मैंने कोई बुरा सपना देखा था शायद। मैंने उनसे यही कहा क्योंकि मैं जानता था कि उन्हें सच बताने का कोई फायदा नहीं, कोई यकीन नहीं करता। बहरहाल मैं बिस्तर पर लेटा ऊपर वाले को याद करता रहा। किसी तरह से सुबह हुई तो फोन में एक मैसेज पड़ा हुआ था उसी दुकानदार का जिससे मैंने पूछा था कि ये कुर्सी किसकी थी, कहां से आई। मैसेज में उसने एक एड्रेस बताया था, हाउस नंबर 32 ए ब्लॉक, लक्ष्मी नगर। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। मैंने अपनी बची कुची हिम्मत जुटाई और फौरन स्कूटर लेकर लक्ष्मी नगर की तरफ चला गया। कुछ ही देर में मैं एक इमारत के सामने खड़ा था। भाई साहब ये 32 ए ब्लॉक जाना है मुझे। हेलमेट पकड़े हुए मैंने गेट पर बैठे एक सिक्योरिटी गार्ड से कहा तो उसने चौंक कर मुझे देखा। 32? वहां किससे मिलना है आपको? मैंने कहा कोई था। क्यों, क्या हुआ? बोला रे वो तो बंद है ना साहब। मैंने पूछा कब से बंद है? कब से बंद है? मैंने पूछा तो जो उसने कहा वो सुनकर मेरी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने कहा वो तो उसी दिन से बंद है भाई साहब जब वो घर में बूढ़ी अम्मा की लाश मिली थी। मेरी आंखों में हैरानगी अब तक तैर रही थी। मैंने सिक्योरिटी गार्ड की जेब में कुछ रुपए डाले तो उसने मुझे पूरी बात तफसील से बताई। बोला क्या बताएं साहब, ये सब बड़े लोगों की है ना, यही कहानी है। बच्चे भेज देते हैं विदेश में और खुद रह जाते हैं यहाँ अकेले। अब वो 32 नंबर वाली अम्मा के साथ भी यही तो हुआ। उसने बताया कि उस फ्लैट में कोई मिसेस शालिनी रहती थी। पति की मौत हो चुकी थी, बेटा विदेश में नौकरी करने लगा था और फिर वहीं बस गया था। सुनने में यह भी आया था कि उसने वहीं शादी भी कर ली थी। पहले कभी कभी आता भी था, फिर 2 सालों में एक बार आने लगा और फिर कई सालों से नहीं लौटा था। बुजुर्ग मिसेस शालिनी की जिंदगी मुट्ठी में रेत की तरह छूट रही थी, लेकिन पथराई आंखें सिर्फ बेटे के इंतजार में झपकती थी। पर बेटा नहीं आया। वो इंतजार करती रही, बीमार भी थी, पर वो नहीं लौटा। एक दिन जब उनके फ्लैट के ठीक ऊपर वाले फ्लैट में एक ड्रेनेज की प्रॉब्लम हुई तो कुछ लोग उनके फ्लैट में आए ताकि वो एक्सेस ले सकें और ड्रेनेज को ठीक कर सकें। तो लोगों ने दरवाजा खटखटाया पर दरवाजा नहीं खुला। बार बार कोशिश की गई तो लोगों को शक हुआ। पुलिस बुलाई गई, दरवाजा तोड़ा गया और फिर दुनिया ने देखा कि एक मां अपने बेटे को आखिरी बार देखने की आस में कुर्सी पर बैठे बैठे इंसान से कंकाल में बदल गई थी और कंकाल के पास पड़ी थी बेटे की तस्वीर। मेरी आंखें भीग गई। जिंदगी कभी कभी कितनी बेरहम हो जाती है कि बुझती हुई आंखों को एक छुअन, एक दिलासा, एक लम्स तक नसीब नहीं होता। मुझे फोन पर अम्मी की अपनी रूंधी हुई आवाज सुनाई दे रही थी, जो यहां आने के लिए बहाने बना रही थी। कभी कहती थी कि शहर के अस्पताल में दिखाना है, कभी कहती थी कि गांव का पानी खराब हो गया है, कभी कहती थी कि दिल घबरा रहा है। असल में वो सिर्फ मुझे देखना चाहती थी, मेरे साथ रहना चाहती थी।
खैर मैंने सिक्योरिटी गार्ड से बात की। मैंने कहा तो बेटा आया उनका फिर माँ की मौत के बाद? उसने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, पता नहीं साहब, वैसे सोसाइटी वालों ने क्रियाकर्म किया है, लेकिन वो अस्थियां जो थी वो विसर्जित नहीं हुई हैं, वो तो वहीं रखी हुई हैं। पता नहीं वो किसी ने की कि नहीं की, मुझे तो पता नहीं। मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे एक बार वो 32 नंबर फ्लैट में जाने को दे। वो बोला हाँ तो खुला ही हुआ है, आप चले जाओ, सामान तो कुछ है नहीं, सब सामान नीलाम हो गया और किराए पर कोई लेता नहीं उसको, चले जाइए। उसने कहा तो मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और लिफ्ट के जरिए उस फ्लैट तक पहुंचा। मैं थोड़ी देर के बाद 32 नंबर फ्लैट के सामने खड़ा था। दरवाजे पर बहुत सारी धूल थी। कई बारिशों के बाद दरवाजे थोड़े ऐंठ गए थे, लेकिन जब धक्का दिया तो दरवाजा खुला। घर की दीवारों पर सीलन थी, यहां वहां कूड़ा बिखरा हुआ था। मैंने उस घर को गौर से देखा, जहां बूढ़ी आंखों ने मौत का लंबा इंतजार किया था अपने बेटे की याद में, उसी रॉकिंग चेयर पर बैठे हुए जो अब मेरे पास थी। किनारे एक किचन था, बाईं तरफ बालकनी थी और पीछे एक अलमारी पर लाल कपड़े में लिपटा एक लोटा सा रखा था। मैंने गौर से देखा तो वो अस्थि कलश था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उस कलश को उठाया तो ऐसा लगा कि मेरे हाथ में मेरी अम्मी का इंतजार है, जिसका वजन मेरी पूरी जिंदगी से ज्यादा था। खैर कुछ देर के बाद मैं अपने स्कूटर पर तेज रफ्तार चला जा रहा था। डिग्गी में अस्थि कलश था, जिसका विसर्जन मैंने उसी दोपहर पूरी विधि संस्कार के साथ किया। और उस दिन के बाद से उस रॉकिंग चेयर पर वो बूढ़ी औरत कभी नहीं दिखाई दी। लेकिन हाँ, उस रॉकिंग चेयर पर अब भी आगे पीछे होते हुए चर चर की आवाज आती है, लेकिन इस बार अपने आप नहीं आती। गांव से मेरी अम्मी आ गई हैं अब उस पर बैठने के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है इस कहानी ने आपको हॉरर के साथ कुछ एक माशरी एक संदेश भी दिया होगा, एक आपको मैसेज दिया होगा और समझाया होगा कि हमारे आसपास जो हमारे करीबी रिश्ते हैं वो कितने ज़रूरी हैं हमारे लिए और हमें उनकी कैसे फ़िक्र करनी चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अगर आप यूट्यूब पर इसे देख रहे हैं तो, अगर आप स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं या एप्पल पॉडकास्ट पर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो आप हमें रेटिंग्स दें और जितने भी स्टार्स आप इस कहानी को देना चाहते हैं आप ज़रूर दें। इस कहानी का साउंड डिज़ाइन किया है सूरज सिंह ने। अगले हफ्ते लौटूंगा एक नई कहानी के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआ में याद रखिएगा।